हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और हम आज अपनी जो क्लास 7th है, हिस्ट्री का 7 चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, और जिसका नाम है कि नए राजा और उनके राज्य। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हम शुरू में पढ़ कर आए थे कि हम जो इस बुक में पढ़ेंगे वो मेनली 7वीं शताब्दी से लेकर और हमारा 17वीं इस शताब्दी तक पढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी तक हम इस उसमें पढ़ने वाले हैं बुक में। तो देखिए, जब 7वीं शताब्दी थी, तो 7वीं शताब्दी में बहुत सारे राजवंश आने लगे थे। बहुत सारे जो राजवंश थे, उनका उदय होने लगा था। इस बीच बहुत सारे जो राजवंश थे ना, वो आने लगे थे। जैसे कि आप ये मैप देखेंगे, ये जो मैप है जिसे आप देख रहे हैं, इस मैप में मेनली जो 7वीं शताब्दी से लेकिन जो 12वीं शताब्दी के जो प्रमुख राज्य थे, उन्हें दिखाया गया है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि जो भी परिवर्तनशील जो जो जहाँ पर इस परिवर्तनशील जो सीमाएं हैं, वो यहाँ पर दिखाई गई हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ। जैसे इंद्रप्रस्थ, चाहमान जिन्हें चौहान कहा गया, और हमारे राष्ट्रकूटों का उदय हुआ, चोल भी हुए, और हमारे पाल वंश हुआ, परमार आए, गुर्जर प्रतिहार आए, और हमारे चंदोल आए थे। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, ये 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये प्रमुख राज्य रहे। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, जो नए राजवंश थे उनका उदय। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नए राजवंशों का उदय। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिएगा, इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो 7वीं शताब्दी जो आते आते, जो हमारे जो उपमहाद्वीप था, उसमें के जो उपमहाद्वीप का जो बड़ा भाग था, तो 7वीं शताब्दी के आते आते जो हमारा उपमहाद्वीप था, उसके जो विभिन्न विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा और जो सरदार थे, वो अस्तित्व में आ रहे थे। जैसे कि उनकी सत्ता जो थी, उनकी जो शक्ति थी, वो बढ़ती जा रही थी, वो अस्तित्व में आते जा रहे थे। तो जो राजा थे, जो राजा लोग थे, उन्हें अपनी मतहत या समंत के रूप में उन्हें मान्यता दे रहे थे। तो जो राजा थे, जो राजा थे जिन्हें बड़े भूस्वामी, सरदार या योद्धाओं को जो ये अपना समंत बना रहे थे, तो राजा इनसे उम्मीद रखते थे कि वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। वो राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में आए, और उन्हें जो कभी लड़ाई होने, युद्ध होने के जब संकेत हो, तो उन्हें अपनी सैन्य सहायता प्रदान करें। और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले जिन जिन सामंतों ने अधिक सत्ता और संपदा जो हासिल, तो ऐसे जो सामंत थे, उन्होंने अपने आप को महासमंत या महामंडलेश्वर, मतलब पूरे मंडल का स्वामी, इन शब्दों से अपने आप को घोषित कर दिया। जो समंत जिनमें काफी सत्ता पावर आ चुकी थी, और उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए महासमंत या महामंडलेश्वर, मतलब पूरे मंडल का स्वामी, ये सभी उपाधि से उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था। और कभी कभी ऐसा भी होता था, ये जो समंत हुआ करते थे, ये अपने जो स्वामी होता था, उनका जो अधिकार उन पर होता था, उनसे स्वतंत्र हो जाने का भी दावा किया करते थे। जो उनके स्वामी होते थे या राजा होते थे, जो उन्हें अपना समंत चुनते थे या समंत घोषित करते थे, तो वो कभी कभी उनसे जो था वो स्वतंत्र होने के भी दावा करते थे या इच्छा रहती थी। और जैसे कि आप ये फोटो देखेंगे, ये जो फोटो है एलोरा जो गुफा है उसकी है, और जिसमें जो विष्णु है, उन्हें नरसिंह के रूप में दिखाया हुआ है। तो आइए आगे चलते हैं। तो जैसे कि समंत जब ज्यादा शक्ति आ जाती थी, समंतों के पास जब समंत ज्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो अपने आप को महासमंत या महामंडलेश्वर वो अपने आप को घोषित कर देते थे, अपना नाम, अपनी उपाधि बढ़ा देते थे। तो उसके साथ ही वो अपने जो राजा होता था, कुछ कुछ समंत ऐसा भी करते थे कि उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। जो उनका अधिकार होता था, उससे स्वतंत्र होने का भी वो दावा किया करते थे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, जो कि दक्कन में जो राष्ट्रकूट थे, वो
जब शुरुआत में जब राष्ट्रकूट थे तो वो कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उनके अधीनस्थ थे, मतलब उनके समंत थे ये। लेकिन जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई वो महासंत या महामंडलेश्वर बन गए। और 8वीं सदी के जब मध्य चल रहा था तो राष्ट्रकूट के एक प्रधान थे जो इनका नाम दंती दुर्ग ने, जो उनका जो चालुक्य स्वामी था, चालुक्य जो राजा थे, उनके जो अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने उस अपने स्वामी को हराया और एक हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है कि सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा जाति वर्ण विभाजन वो चार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो व्यक्ति शूद्र नहीं है तो वो सॉरी वैश्य है, क्षत्रिय नहीं है, तो जो सोने का जो गर्भ है, हिरण्य गर्भ है, जो नामक अनुष्ठान है, जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था तो ये जो अनुष्ठान था इसके द्वारा माना जाता था कि इससे जो याजक है, जो जन्म जन्म क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में जो है क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। वो योद्धा ना हो, क्षत्रिय ना हो और जन्म से क्षत्रिय ना हो, और लेकिन इस अनुष्ठान को करने के बाद वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो इसी तरह उन्होंने हिरण्यगर्भ मतलब सोनेगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया और इस अनुष्ठान के कारण वो जन्म ना जन्म क्षत्रिय ना होते हुए, जन्म से भी क्षत्रिय ना होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर ली। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य राजशाही परिवार भी थे, मतलब ऐसे भी राजशाही परिवारों को उदाहरण मिलता है जो पहले उद्यमी थे, मतलब पहले व्यापारी थे, लेकिन अपनी राजशाही कायम करने के लिए, अपने आप को राजा बनाने के लिए उन्होंने सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे कि हमारे कदम के मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र, ये सब ब्राह्मण थे। और इन्होंने ये जो इनका जन्मजात जो पेशा था, इनकी जो परंपरागत पेशा था उसे छोड़कर इन्होंने शस्त्र को अपना लिया और अपना राज्य शासन राजशाही स्थापित कर ली, जैसे कि कर्नाटक में उन्होंने की। और गुजर प्रत्यार ने राजस्थान में जो अपना सफलतापूर्वक अपना राज्य चलाया था इन्होंने। तो आइए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो राज्यों में प्रशासन, तो पढ़ते अपने टॉपिक। तो ये जो राजा हुए थे, इन नए राजाओं में बहुत सारों ने बहुत सारी उपाधि भी ले ली थी, जैसे कि कई राजाओं ने महाराजा धीराज मतलब राजाओं के राजा की उपाधि ले ली थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्तीन मतलब भुवानों वाला स्वामी, मतलब तीन भुजाओं वाला स्वामी। सॉरी, भुवनों का मतलब होता है संसार, मतलब तीनों संसार, तीनों लोगों का स्वामी। और इसी तरह की बहुत सारी उपाधियां जो थी इन राजाओं ने ली, जो कि काफी भरी भरकम उपाधि भी थी। और इस तरह की उपाधि धारण करने के बावजूद भी ये जो राजा हुआ करते थे, ये अपने सामंतों और उन जो अपने साथ ही साथ किसानों, व्यापारी और जो ब्राह्मणों के जो संगठन हुआ करते थे, ब्राह्मण संगठन, उनके साथ अपनी जो सत्ता थी उसमें साझेदारी कर कर अपनी सत्ता चलाते थे, ये जो राजा हुआ करते थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और इन्हीं सभी राज्यों में, ये जो सभी राज्य होते थे इनमें जैसे उत्पादक हुआ करते थे, उत्पादक कौन, हमारा किसान हो गया, लोहार हो गया, सुनार आदि कारीगर हो गए। जो ये किसान, पशुपालक और कारीगर, ये जो इनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, मतलब इनसे टैक्स लिया जाता था, संसाधन का मतलब होता है टैक्स। तो ये जो लोग जो अपना उत्पादन करते थे, ये कुछ भी चीज बनाते थे, तो इन्हें एक हिस्सा त्यागने के लिए, टैक्स देने के लिए मनाया जाता या बाध्य मतलब मजबूर किया जाता था। और कभी कभी इसे लगान मानकर, टैक्स मानकर भी वसूला जाता था। और ये जो लगान वसूला जाता था, ये प्राप्त करने वाला जो होता था, जो लगान जो वसूलता था, वो भूस्वामी होने का अपना दावा करता था। और वह राजस्व जो था, जो कर होता था, वो व्यापारियों से भी लिया करता था। तो आइए आगे पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, 400 कर। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को।
संपत्ति के जो चोल वंश था जिसने तमिलनाडु में शासन किया था। तो चोल वंश के जो अभिलेख मिले हैं हमारे पुरातत्व विभाग को, जो चोल वंश के जो अभिलेख मिले हैं उसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग किस्म के जो कर हैं उनके बारे में लिखा गया है। और 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिले हैं। और सबसे जो अधिक उल्लेखित कर है वह वेट्टी है, जो नकद की बजाय जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब जैसे कि जो स्वामी होता था जिसे कर वसूलना है, वो उसके यहाँ कोई निर्माण काम हो रहा हो या उसका कोई काम हो तो उसके द्वारा ये श्रम मतलब काम करके कर को ये चुकाते थे, जो वेटी कर होता था। और मकान के छज्जे पर कर, मकान पर छज्जा लगवाने का कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर कर लगता था। और जो पारिवारिक जो संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर भी था। और बहुत सारे जो कर हैं उनके जो उल्लेख इसमें मिलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, जो राजा हुआ करते थे कर क्यों लेते थे। देखिए, जो संसाधन जो थे, जो कर थे, यही कर जो राजा की जो आर्थिक व्यवस्था होती थी या वित्तीय आधार होता था उस पर बनते थे। और जैसे कि राजा मंदिरों का निर्माण करवाता था, दुर्गों का भी निर्माण करवाते थे, तो ये जो कर हुआ करता था, ये जो पैसा होता था, ये इसमें इस्तेमाल होता था। और जो संसाधन होते थे उन्हें युद्ध को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। जैसे किसी राज्य ने राज्य पर हमला कर दिया दूसरे राज्य ने, तो इन पैसों की मदद से सैनिकों को खर्चा उठाना और बहुत सारी जो चीजें होती थी, जैसे कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब जो था इस कर के माध्यम से चलता था। और जैसे कि युद्ध में भी जो कर था वो इसमें यूज होता था। देखिए, जो युद्ध में कैसे होता था, युद्ध में जो हम पैसा क्यों खर्च करते थे राजा लोग, कि जो युद्ध में इसलिए खर्च करते थे क्योंकि युद्ध होने में वो उन्हें लूट की शक्ल में, लूट के उसमें धन मिलने की संभावना रहती थी, जमीन भी। और जो व्यापारिक मार्ग है उनके भी प्रयोग होने की संभावना बढ़ जाती थी। और इसके अलावा उन्हें संधि पर भी धन मिलता था। तो इस वजह से जो राजा होते थे वो युद्ध में काफी अपना धन खर्च किया करते थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब जो ये राजस्व जो वसूली के जो पद अधिकारी होते थे, जो ये अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति जो होती थी वो किसी एक अच्छे परिवार से, जिस परिवार का ज्यादा प्रभाव हो या प्रभावशाली परिवार हो, उससे ही ये जो नियुक्ति होती थी ये की जाती थी। और ये जो नियुक्ति थी, ये जो पद था, ये वंशानुगत होता था। और जो सेना होती थी उसमें भी ऐसा ही होता था। जैसे कि राजा होता था, उसके जो निकट के जो संबंधी होते थे वो सेनापति या जो बड़े बड़े ओहदे होते थे उन पर होते थे। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, प्रशस्तियां क्या होती थी। प्रशस्ति होती है किसी की प्रशंसा करना। ये प्रशस्तियां जो होती थी उनमें ऐसे रिकॉर्ड होते थे जो कभी सत्य नहीं हो सकते, जो कभी सच नहीं थे। लेकिन जो प्रशस्तियां बताते हैं कि जो शासक होते थे वो खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे, जो शासक होते थे वो खुद को कैसे दर्शाना चाहते हैं, या शासक अपने शासन का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। तो जैसे कि राजा सूरवीर है या विजयी योद्धा के रूप में अपने आप को दर्शाता था। और ये जो विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, ये जो प्रस्तियां थी, ये विद्वान जो ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा रची गई थी। और जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी, प्रशासन में ये मदद करते थे। तो आइए आगे चलते हैं। तो नागभट्ट की उपलब्धियां, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, कई शासकों ने अपनी प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। मतलब अपनी बखान का मतलब होता है बताना। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया अपनी प्रस्तियों के जरिए। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त, उनके बारे में पढ़ कर आए हैं। और संस्कृत में लिखा था जो समुद्रगुप्त की जो प्रस्तुतियाँ थी मतलब उपलब्धियां या कह लीजिए प्रशंसा जो लिखी थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, जो कि ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई है। और एक प्रतिहार नरेश की नागभट्ट के कामों का वर्णन भी इस प्रकार दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आंध्र, सिंध सिंध विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। और कलिंग, जो कि कलिंग जो कि उड़ीसा का हिस्सा है।
और के राजा जो थे उनके आगे धराशायी हो गए थे, और ये कहा है कि वो राजकुमार थे और उन्होंने कन्नौज के शासक को चक्र युद्ध में विजित मतलब हरा दिया था। और उन्होंने वंग मतलब बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, कीरत वनवासी और तुरुशक तुर्क वत्स मत्स्य मतलब दोनों उत्तर भारत के राज्यों के राजाओं को पराजित किया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और जो राजा लोग जो होते तो ब्राह्मणों को पुरस्कृत करते थे। पुरस्कृत कैसे करते थे मतलब पुरस्कार देते थे भूमि के रूप में। और ये ऐसे साक्ष्य अभिलेख पर भी लिखे हुए मिले हैं जो कि तामपत्रों पर अभिलेखित हैं, जो कि भूमि पाने वालों को दिए जाते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये तामपत्र है। ये उन ब्राह्मणों को दिए जाते थे जो अनुदान में भूमि प्राप्त करते थे। और ये जो तामपत्र है इनमें संस्कृत और थोड़ी तमिल भी है। और और ये जो ताम्रपत्र होते थे ये संग्रह होता था, जिसमें कि जब शासक होते जो कि 9वीं सदी के ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान करते थे, और ये सब इसे अनुदान में उल्लेख होता था और इस पर एक राजशाही मोहर होती थी। और ये बताने के लिए कि ये जो है ये ताम्रपत्र ये प्रमाणिक है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए भूमि कैसी दी जाती थी और क्या क्या भूमि के साथ दिया जाता था। एक ताम्रपत्र है जिससे पता चला है कि ये जो ताम्रपत्र है जो नीचे दिया गया है ये चोलों के द्वारा दी गई एक भूमि के अनुदान है, जिसे तमिल के एक भाग है। और उसमें एक अंश को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए जो उसमें लिखा है कि जो राजा थे राजा ने जो भूमि प्रदान की थी उसमें मेड़े बनाकर दी गई थी। साथ ही जो कांटीदार झाड़ी थी लगाकर भूमि की जो सीमाएं थी, जितनी भूमि दी गई है उसे चिन्हित कर दिया गया था। और ये बताते हैं कि उस भूमि पर फलदार वृक्ष, पानी, बगीचे, भूमि, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारगाह, एक गांव, बम्बी, चबूतरे, नहर, खाइया, नदी, दलदली जमीन, फौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खी के छत्ते और गहरी झीलें, ये सभी इस भूमि पर हैं। और ये बताते हैं कि ये भूमि जिसे मिली है वह इस पर टैक्स ले सकता है, और वह जो न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाया कर भी वसूल सकता है। जैसे कि दो तीन टैक्स का यहाँ पर उल्लेख भी है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला पर कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर, और पक्की ईंटों के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार जो झाड़ियां हैं उन्हें लगवा सकता है, और जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बना सकता है। और उसे यह सुनिश्चित करना है कि वो पानी की ज्यादा बर्बादी ना करे, और तटबंधों का भी निर्माण कर सकता है। ये सब इस अंश में लिखा हुआ है। क्योंकि जो पानी होता था वो ज्यादा काफी महत्वपूर्ण होता था। तो जैसे कि 12वीं शताब्दी में बृहत संस्कृत काव्य भी रचे गए थे। तो ये जो बृहत संस्कृत काव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले जो राजा हैं उनके जो इतिहास है वो इसमें लिखा हुआ है। और इसकी जो रचना की थी एक कल्हड़ नामक जो रचनाकार था, या रचनाकार या कवि कह लीजिए, उसने की थी। और कल्हड़ ने अपना जो वृतांत जो लिखा था वो शिलालेखों पर लिखा था, और दस्तावेज और प्रत्यक्षण के वर्णन और पहले के जो इतिहास के समस्त जो अनेक स्रोतों का इस्तेमाल कर उसने लिखा था, और जो प्रस्तों के लेखक से भी भिन्न था। और वह अक्सर जो शासक और उनकी जो नीति है उनके बारे में जो है आलोचनात्मक मतलब उनकी विरोधी का रुख रखता था, और इसलिए जो 12वीं शताब्दी के लिए एक असाधारण ग्रंथ रहा है। तो आइए अपने कौन रहा है असाधारण ग्रंथ? ग्रंथ जो कि कल्हड़ ने रचा था। तो आइए आगे चलते हैं। तो धन के लिए युद्ध। देखिएगा, धन के लिए युद्ध क्यों करते थे शासक? जैसे कि हमने गौर किया था कि जो हर एक शासक होता था, हर एक शासक राजवंश होता था, उसका आधार क्षेत्र विशेष था। वो दूसरों के क्षेत्र पर भी जो नियंत्रण करने का वो प्रयास क्या करता था, दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने का, अपना राज करने का। तो और एक नगर था जो विशेष रूप से एक वंचनीय क्षेत्र था, जो कि गंगा घाटी में कन्नौज नगर था। और गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश के शासक जो थे वो सदियों तक कन्नौज के ऊपर जो लड़ाई के वो सॉरी नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहते थे। और ये जो लड़ाई थी तीनों पक्षों में, ये जो तीनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते रहते थे, बहुत लंबी लड़ाई चली थी।
और जो इतिहासकार थे इस लड़ाई को इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष कहा था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। और जो शासक थे वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, बड़े बड़े मंदिर मंदिर बनवाते थे। तो उनके लिए संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, तो वो एक दूसरे के राज्य पर भी आक्रमण किया करते थे। तो वो लोग जो थे वो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे। जो कि मंदिर होते थे वो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, जैसे कि मंदिर के लूटने के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और जो अफगानिस्तान के जो शासक थे या के सुल्तान थे, देखिए सुल्तान का जो मीनिंग है वो अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, जिसका मतलब होता है कि शासक। तो जो सुल्तान था गजनी का महमूद, वो ऐसे शासकों में है। जो सुल्तान जो महमूद था उसने 1997 में और 1030 तक, 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया था। और उसने जो उसका जो नियंत्रण था जिस क्षेत्र पर, उसको उसने विस्तार किया था, जो कि मध्य एशिया की और ये के भाग और ईरान और उपमहाद्वीप की जो उत्तर पश्चिम, जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम सिंध के आसपास रहा था। और वह जो महमूद था वो हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। और उसका जो मेन मकसद था कि हमला करने का, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन इकट्ठा करना। और वो जहाँ संपन्न मंदिर होते थे उन पर वो निशाना बनाता था। और जिसमें कि गुजरात का भी एक मंदिर शामिल है जिसका नाम सोमनाथ का मंदिर है, जो कि आपने सुना भी होगा। जो सोमनाथ का मंदिर है, महमूद जो धन उठाकर ले गया था उसको उसने बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में, उसका जो बहुत ही अच्छा खासा राजधानी बन रहा था उसमें लगवाया था। राजधानी में जो उसका महल बन रहा था उसमें लगवाया था। और जो सुल्तान महमूद था उसने अपने द्वारा जो उसने जब जीते हुए जो प्रदेश थे उनमें जो लोग रहते थे, उसके द्वारा जो जीते हुए लोग थे उनको जानना चाहता था। तो उसने अल बुरूनी नामक एक विद्वान को जो उपमहाद्वीप है उसका लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। और ये अरबी में लिखी गई किताब थी जो उस अल बुरूनी थे उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था अल हिंद। और आज भी जो इतिहासकार के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जो अल बुरूनी की अल हिंद है, जो इतिहासकार है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। जो अल बुरूनी है, अल बुरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से भी परामर्श लिया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए युद्ध करने वाले जो दूसरे आयोजक थे वो चाहमान थे। देखिए चाहमान जो थे वो आगे चलकर चौहान हो गए थे, वो चौहानों के नाम से जाने जाने लगे। उनका जो शासन क्षेत्र था वो दिल्ली और अजमेर के जो आसपास के क्षेत्र थे वो लोग उन पर शासन करते थे। और उन्होंने पूर्व पश्चिम को की और जो अपनी नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। तो जैसे उन्होंने विस्तार करने की सोची और उन्होंने जो विस्तार करना चाहा तो उन्हें गुजरात के जो चालुक्य थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल से, उन गढ़वालों से उन्हें टक्कर लेनी पड़ी। तो चाहमन का जो प्रसिद्ध शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। और जो पृथ्वीराज तृतीय था उसने 1168 से लेकर 1192 तक शासन किया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने जो तराइन का फर्स्ट युद्ध था, पहला युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, जो कि 1191 में हुआ था। और लेकिन जो दूसरा युद्ध था, अगले ही साल उसने दूसरा आक्रमण कर दिया था। तो 1192 में वो हार गया था, जो महमूद सुल्तान महमूद था उससे। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि चोल राज्य और नजदीक से एक नजर। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये चोल राज्य है। तो आइए पढ़ते हैं, जिसकी आप मैप में देख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर चोल वंश के जो चोल राज्य है उसकी जो पड़ोसी राज्य भी दे रखे हैं। तो उरैयर से तंजूवर तक, सॉरी तंजावुर तक, उरैयूर से तंजावुर तक। देखिएगा जो चोल वंश था वो सत्ता में कैसे आया था। कावेरी डेल्टा में एक मुटट्टीरियार मुटट्टीरियार नाम का प्रसिद्ध एक छोटा सा मुखिया परिवार की सत्ता थी। और वो जो थे वो कांचीपुरम की जो पल्लव राजाओं के मतहत थे, वो मतलब समंत थे। और जो ओरैयार के जो चोल वंश से जो प्राचीन मुख्य परिवार के विजय वालों ने 9वीं सदी में
मुट्टुरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, जो कावेरी डेल्टा है। किसने कर लिया था? जो चोल वंश से जो प्राचीन मुख्य परिवार के जो विजालियों ने अपना कब्जा कर लिया था कावेरी डेल्टा पर। तो तंजूवर शहर और निशुंभ शूदनी देवी का जो उसने मंदिर बनवाया था। और जो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसमें अपना जो राज्य को अपनी क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों को बढ़ाया था। और दक्षिण के पांड्यन और पल्लव के इलाके में इस राज्य का हिस्सा बन गया था। और जो कि राजा राम प्रथम थे, राजा राज प्रथम, जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते थे, वो 985 में राजा बने थे। और ये जो राजा राज थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर जो अपना नियंत्रण का विस्तार था उन्होंने किया था। और उसने साम्राज्य के जो प्रशासन था उसका भी पुनर्गठन किया था। अब जो राजा राज के जो पुत्र थे, जो कि राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने जो अपने पिता की जो नीतियां थी उन्हें जारी रखा। जो राजेंद्र प्रथम थे, जो उनके राजा राज के पुत्र थे, और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इन देशों पर हमला करने की कोशिश की, मतलब हमला भी किया था। और इसके लिए उसने जल सेना बनाई थी, नौसेना। जो इस अभियान के लिए उसने नौसेना बनाई थी। तो आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भव्य मंदिर और मूर्तिकला। देखिए, राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा द्वारा जो बनाए गए जो तंजूवर और गंगाईकोंड चोलपुरम के जो बड़े मंदिर स्थापित किए गए थे, और उनकी जो मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार था। देखिए, जो चोल मंदिर थे, उनके आसपास जो थी बस्तियां विकसित होने लगी थी, वो बस्तियों का केंद्र बनने लगे थे। और ये जो थे शिल्प का भी उत्पादन के केंद्र बन गए थे। शिल्प कैसे? क्योंकि ये जो मंदिर बनाने के लिए शिल्पकार की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। जैसे कि आप देखेंगे, ये गंगाई कोंडचोलपुरम का एक मंदिर है, और इसकी जो छत है, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि ये पतली होती जा रही है। और इस पर जो पत्थर लगे हैं जिससे इसे सजाया गया है, और ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से उरेके गए हैं। तो इसी वजह से जो मंदिर होते थे, ये जो मंदिर होते थे, इनके आसपास बस्तियों का केंद्र बनने लगे थे। इनके आसपास बस्तियां विकसित होने लगी थी, और ये शिल्प उत्पादन का भी केंद्र थे। और ये जो मंदिर थे, ये बनते कहाँ थे? देखिए, जो शासक और अन्य जो संपन्न लोग होते थे, जो कि भूमि से संपन्न होते थे, तो ये जो मंदिर थे, ये जो शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। और ये जो भूमि होती थी, इनका जो निर्वाह था, इन्हें चलाता कौन था? इन्हें विशेषज्ञ के चलाते थे, और इन्हीं से जो मंदिर होता था, इनका खर्चा मान लीजिए वो निकलता था। देखिए, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसमें काम करते थे, जैसे कि पुरोहित हो गया, पुरोहित, ब्राह्मण, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, ये जो लोग होते थे, संगीतकार, नृत्य, जो ये सब लोग होते थे, यही मंदिर का निर्वाह करते थे, मंदिर को चलाते थे। देखिए, अगर कहें कि मंदिर जो था वो सिर्फ मंदिर पूजा या आराधना का स्थान नहीं था, वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। और मंदिर के साथ साथ जो शिल्प जुड़ा हुआ था, उसमें सबसे विशिष्ट जो था वो कांसे की प्रतिमाएं बनाने का काम था। जो कांसे की प्रतिमा बनाते थे, और ये जो कांसे की प्रतिमाएं हैं, इनमें जो चोल की कांस्य प्रतिमाएं संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। और ये जो ज्यादातर प्रतिमाएं थी, ये देवी देवताओं की होती थी। और इनके अलावा जो इनके भक्त हुआ करते थे देवी देवताओं के, इनकी भी जो अच्छे भक्त होते थे, उनकी भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक देवी की प्रतिमा है, जो कि बहुत ही सावधानी से अलंकृत किया गया है। और इसे बनाने के बाद देवी को आप आगे भी पढ़ेंगे, देखिएगा, कृषि और सिंचाई। अब ये जो चोल वंश था, इसने ये ऐसी उपलब्धियां कैसे प्राप्त की थी? देखिए, जो उपलब्धियां थी, जैसे कि उनने बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे, और अपने राज्य का विस्तार किया था, ये सभी जो चोल वंश की जो ये उपलब्धियां थी, कृषि के विकास से ही संभव हो पाया था। जैसे कि जो कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और ये जो शाखाएं थी, ये बार बार पानी उलझती थी।
और जिससे इनके किनारे जो थी उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। और शाखाओं का जो पानी, वो कृषि जो चावल की, जिसमें पानी की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो होती है, जो कृषि होती थी, जैसे चावल की खेती के लिए बहुत ही आर्द्रता, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम मुहैया करवाती थी। तो आइए आगे चलते हैं। और जो तमिलनाडु था, उसके जो दूसरा हिस्सा था, उसमें कृषि बहुत ही पहले विकसित हो चुकी थी। पर ये 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर इस ये जो इलाका था, इसमें बड़े पैमाने पर खेती हो रही थी। खेती विकसित तो हो गई थी, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रही थी। और इसमें जो कुछ इलाके थे, इलाकों में जो जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों को ये जो जमीनें थी उन्हें समतल किया जाना था। और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ों को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। और जो की पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। और यहाँ पर ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें कई क्षेत्र हैं जिसमें एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक जलद्वार है। और ये जो जलद्वारे हो, जिससे नदी की जो शाखाओं में पानी को इसके जरिए प्रवाह को नियंत्रण किया जाता था, और इस पानी को खेतों में सींचा जाता था। तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिएगा, कई जगह जो थी, कई जगह जहाँ खेती होती थी, वहां फसलों की जो थी वो कृत्रिम रूप से सिंचाई होने लगी थी। अब जो लोग थे वो बारिश पर निर्भर नहीं थे, कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाने लगी थी। और सिंचाई के लिए कई पद्धतियां जो थी वो अपनाई जाती थी। जैसे कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे, कुछ अन्य जगहों में बारिश के जो पानी थे उसे इकट्ठा करने के लिए बहुत विशाल सरोवर बनाए गए थे। और जो सिंचाई का जो काम था, इसमें योजनाओं की जरूरत होती थी सिंचाई के काम करवाने के लिए, जैसे कि नहर आदि बनाने के लिए, और जिससे सिंचाई आसानी से हो सके। और जैसे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, और इन कामों की जो देख रेख करने का, और तय करना कि पानी का जो बंटवारा है वो कैसे किया जाए। और ये जो सभी काम होते थे, जैसे कि श्रम और संसाधन की व्यवस्था करना, इन कामों की देख रेख करना, और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, इन कामों को ज्यादातर जो होते थे वो नए शासकों, और साथ ही साथ जो गांव में रहने वाले लोग थे, इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाया करते थे। तो आइए आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, साम्राज्य का प्रशासन। तो पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिएगा, जो प्रशासन था वो संगठित कैसे हो गया था। ये जो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, देखिए अब सिंचाई की जो खेती होने लगी तो उसके साथ वो समृद्ध हो गई थी। और इस तरह जो गांवों के जो समूह को नाडु कहा जाता था, और जो ग्राम परिषद को नाडु, और न्याय करने करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो ग्राम परिषद और जिसे नाडु कहा जाता है उसे वो जो ग्राम परिषद और नाडु जो कि न्याय करना और कर वसूलने जैसे ये काम क्या करते थे। अब ये काम कौन करता था, देखिए वेल्लाले, जो कि बड़े किसान की जाति होती थी। ये जो वेल्लाले होते थे, ये धनी किसान हुआ करते थे मेनली। तो ये जो वेल्लाले थे, ये जो चोल था, जो केंद्रीय चोल सरकार थी, इनकी देखरेख में नाडु के कामकाज किया करते थे। और ये अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था इन्हें ये काम करने में। और उनमें से कई जो धनी भूस्वामी थे, वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंद वेरन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला, या अराइड जैसे कि प्रधान, ये सभी जो उपाधि थी ये, और उन्हें जो केंद्र में महत्वपूर्ण जो राज्य पद थे वो सौंपे गए थे। तो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, भूमि के प्रकार। ये चोल जो अभिलेख हैं उनमें भूमि की विभिन्न प्रकार की जो कोटियां हैं उनका उल्लेख मिलता है। जैसे कि वेलना वगाई, मतलब गैर ब्राह्मण किसान की भूमि हो गई। और ब्रह्मादे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि हो गई। शाला भोग, मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि हो गई। और देवदान, त्रुनु त्रुनुमक तिरुनमटट कन्नी, जो कि मंदिरों को उपहार में दी गई थी। पलली चनंदम, जो कि जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। ये सभी जो
भूमिया थी ये जो हमारे चोल अभिलेखों से इन भूमियों को जो दान में दी जाती है इनका प्रमाण मिलता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जिसके हम पिछले पढ़कर आए थे कि जो ब्राह्मण होते थे उन्हें भूमि अनुदान और ब्रह्मदेव प्राप्त होता था, उन्हें समय समय पर ये दिया जाता था, जो कि परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और जो दक्षिण भारत के जो दूसरे हिस्सों में जो ढेरों ब्राह्मण बस्तियां जो थी वो अस्तित्व में आने आई थी। और जो प्रत्येक ब्राह्मण होता था उसकी देख रेख में जो ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो प्रत्येक ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मदे की जो देखरेख जो थी वो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। और ये जो सभाएं होती थी ये अच्छी तरीके से अपना काम करती थी, कुशलता पूर्वक अपना कार्य का निर्वाह करती थी। और इनके जो निर्णय थे ये शिलालेखों में जो मंदिर होते हैं और मंदिर की पत्थरों की जो दीवारें हैं उन पर लिखे गए हैं या ब्योरेवार दर्ज किए जाते हैं, जिन्हें नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारी के संघ संघ भी अक्सर शहरों में जो थे वो प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए जो तमिलनाडु के जो चिंगलपुट जिले के जो उत्तर मेरू से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इस बात का वर्णन करते हैं विस्तार पूर्वक कि जो ब्राह्मणों की सभा का गठन कैसे होता था, जो कि सिंचाई के कामकाज और बाग बगीचे मंदिर जो इत्यादि की जो देख रेख के लिए सभाओं में विभिन्न समितियां होती थी। और इनमें सदस्य के लिए जो योग्य होता था उनका जो नाम था वो तलपत्र के छोटे टुकड़ों पर जो टिकट होते थे उन पर लिखा जाता था और मिट्टी के बर्तनों में रख दिया जाता था। और किसी जो छोटा लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो ऐसे जो ब्राह्मण जो सभा होती थी इनका संगठन हुआ करता था। तो आइए आगे चलते हैं। तो अभिलेख और लिखित सामग्री ये हमारा नेक्स्ट लास्ट होगा। ठीक है, जो उर्मेरो अभिलेख है, इसके अनुसार जो सभा की जो सदस्य है वो इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ भू राजस्व वसूला जाता हो और उन लोगों के पास अपने घर होने चाहिए और उनकी जो उम्र हो वो 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और जो प्रशासनिक मामले हैं उनके बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें ईमानदार भी होना चाहिए। और यदि कोई पिछले 3 सालों से समिति का सदस्य है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। और जिसने अपने संबंधी के खाते जमा नहीं कराए हैं या चुनाव नहीं लड़ सकता, वह जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। और अभिलेखों में जो राजा और जो शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिली है, लेकिन यह जानना काफी मुश्किल होता था कि जो साधारण मर्द और जो औरत थे उनका जो जीवन था वो कैसे होता था, वो अपना जीवन कैसे निर्वाह करते थे, क्योंकि जो अभिलेख होते थे वो राजा और जो शक्तिशाली संपन्न पुरुष होते थे उनके बारे में ही लिखे होते थे। लेकिन साधारण व्यक्ति के बारे में जानकारी इनको जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो 12वीं शताब्दी में एक तमिल कृति है पेरियार पूर्णम। तो उसमें एक उदाहरण दे रखा है कि जो अडनूर की सरहदों पर फूस की एक पुरानी छज्जों वाली जो झोपड़ियों से एक पुलाय है। पुलाय उसे बोलते हैं कि वो समूह जो ब्राह्मण और जो वेलाल जो है कि प्रतिष्ठित समाज के जो बाहर आता है। और जो पुलाया होते थे इनमें लोगों को एक छोटा सा पुरवा था जो कि अ, ओछे किस्म के जो खेती खेती के जो पेशे होते थे कि उसमें खेतियारी मजदूर रहते थे और वे चमड़ों की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ी के जो अहाते थे उनमें रहते थे। सॉरी, उनमें मुर्गा और मुर्गियों के झुंड रहते थे। और जो गहरे रंग के बच्चे जो कि हाथों में काले लोहे के कंगन पहने हुए थे और वो छोटे पिल्लों को उछाल रहे थे। और जो मारूद पेड़ों की जो छाया में एक जो मजदूरनी ने अपने बच्चे को एक चमड़े की जो चादर थी उस चमड़े की जो चादर होती है उस पर लिटा रखा था। और वहाँ आम के पेड़ थे और जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। और नारियल के पेड़ के नीचे
जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे और उसमें कुतियाओं के पिल्लों कुतिया जो थी उसके पिल्ले थे और कुतिया जो थी वो पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। और लाल कालगी मतलब कलगी वाला जो मुर्गे ने सुबह होते ही वो फटते मतलब सुबह होते ही तगड़े पुलियारे मतलब बहुवचन मतलब भाग देना के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग देता था। और जो धान जो कूटती थी जो पुल्लाए जो स्थिर होती थी जो कि गांड कूटती थी और जो गाने की आवाज जो थी उनके धान कूटते हुए वो जो रोजाना गाना गाती थी उनकी जो आवाज थी वो रोजाना एक कांजी वृक्ष की जो छाया थी उसमें उनकी आवाज फैली रहती थी। सो गाइज यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।